यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए ये जो चैनल है ये हमने बनाया है और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। साथियों, हमारा जो परिवार है वो 700 सब्सक्राइबर का हो गया है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें चैनल को और सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को सब्सक्राइब करने को कहें ताकि हमारा परिवार बढ़े। और जितना ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको उतनी ही ज़्यादा वो फैलेगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो फैलाने से ही बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान फैलाएंगे, ज्ञान को बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, बड़ी स्क्रीन में देखिए। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोऑर्डिनेट वीडियो सीरीज़ का ये वीडियो है। पिछले लेसन में हमने जो क्लास 10th की बुक थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, शुरुआत की थी। पहला जो टॉपिक था कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होते हैं वो चतुर्थांश वो हमने पढ़ लिए थे। दूरी का सूत्र हमने उसमें पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। ये अंतः और बाह्य विभाजन मैंने आपको बता रखा है हमारे वीडियोस में, नोटबुक के अंदर जो मैंने लेसन कराए थे उनके अंदर बता रखा है। आज हम इसको बुक के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। यहाँ पर आपको 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसका अंतः और बाह्य विभाजन समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंतः विभाजन बाह्य विभाजन क्या होता है। अंतः विभाजन का मतलब होता है अंदर से, यानी यदि बिंदु है वो रेखा के मध्य में ही है, अंदर ही है और फिर विभाजन कर रहा है तो वो कहलाएगा अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन होता है बाहर से, यानी जो बिंदु है विभाजन का वो रेखा के अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर से है। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि मैं अगर इस कमरे के अंदर बैठा हूँ और इस कमरे के अंदर से ही इसका विभाजन करूँ तो वो अंतः विभाजन हो गया, और अगर मैं कमरे के बाहर बैठकर इसका विभाजन करूँ तो वो क्या हो गया, बाह्य विभाजन। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं और देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इसको इंग्लिश में इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, माना समतल में 2 बिंदु ए और बी हैं, रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी है, ए व बी के मध्य स्थित हो तो इस प्रकार के विभाजन को अंतः विभाजन कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ए और बी 2 बिंदु हैं, इनसे मिलकर बनी रेखा ए बी, और इस रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी है, इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु है P, तो इसके मध्य जो है इस प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन। और यदि विभाजन बिंदु P A और B के मध्य में न होकर A के बाईं ओर या B के दाईं ओर है, मतलब A से तो पहले हो और B के बाद में हो, या मतलब उस रेखा पर ना हो, उससे पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, तो ऐसे विभाजन को हम क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अंतः विभाजन है, तो हम अंतः विभाजन को देखेंगे कि अंतः विभाजन क्या है। ये देखिए, माना समतल में स्थित 2 बिंदु दो बिंदु दे रखे हैं, ए का x1 y1 है, बी का x2 y2 निर्देशांक है, और बिंदु P xy है। रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पर वही है, 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक अपने मान लिए x1 y1 और x2 y2। जो विभाजन बिंदु है वो अंतः हम एक बार लेके चल रहे हैं क्योंकि शुरू में हम अंतः विभाजन पढ़ रहे हैं, और जो रेखाखंड है ए बी उसको 2 अनुपात में बांटेंगे। याद करो, जब मैंने नोटबुक में आपको करवाया था तो मैंने m अनुपात n बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि कई बुक्स में m1 अनुपात m2 लिखा होता है, कई बुक्स में m और n लिखा होता है, तो एक ही बात है, बस ये हमारे माने हुए हैं। m1 और m2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको सूत्र में हर जगह m1 m2 का उपयोग करना है। अगर यहाँ पर m और n मानते हो तो सूत्र में m और n का उपयोग करना है, बस बाकी सब कुछ सेम है। में अंतः विभाजित करता है बिंदु ए पी और बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंबकर्म से ए एल पी एल और बी एन है। अब यहाँ पर देखिए सूत्र का पूरा डेरिवेशन बताया गया, मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आप चाहो तो कर सकते हो। चित्र से देखिए, ये ए बिंदु है x1 y1, ये बी बिंदु है x2 y2, ये पी बिंदु है जो इसके ऊपर स्थित है, अंतः विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक x और y हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर तो इसने क्या किया, तीनों से लंब डाले और तीनों लंब से फिर इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाई, फिर इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके वैल्यू निकाली, वैल्यू करके फिर इसने फार्मूला निकाला। आपको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला निकालना है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है पूरा फार्मूला डेरिवेटिव करके बताया, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए आप इसको ना ही करें तो बेटर है, काम नहीं आएगा ये कहीं भी। आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है। तो ये हुआ अंतः विभाजन के x का फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2।
जो नोटबुक में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे m प्लस n था, यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 ये है। ठीक है, सिंपल सा आप याद रख सकते हो, x के फॉर्मूले में दोनों x आएंगे, x1 x2, पहले m1 है तो साथ में 2 आ जाएगा, 2 है तो साथ में 1 आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये तो हो गया x का। इसी प्रकार से आपको अगर निकालना है y का, तो y वाले में क्या होगा, y वाले में ये देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पे y आ जाएगा, यानी m1 x2 था, ये m1 y2 हो गया, m2 x1 है, ये m2 y1 हो गया, m1 प्लस m2 है, यहाँ पे m1 प्लस m2 सेम है, जहाँ पर x था वहीं पर y है। x और y जो अलग अलग कोऑर्डिनेट होते हैं उनके अलग अलग सूत्र हैं, पहले x का निकालो फिर तो x के मान, y का निकालो तो y के मान, दो मान आ जाते हैं, दोनों मानों से मिलकर जो बिंदु है वो बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं अतः p के अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट का मतलब है जो हमें चाहिए, तो ये आपको सूत्र याद रखना है, ये जो दिख रहा है आपको इतना बड़ा सूत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो ये सूत्र है अंतः विभाजन का। अब चलते हैं हम बाह्य विभाजन की तरफ। तो बाह्य विभाजन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो बिंदु होता है वो रेखा के बाहर होता है, बाहर कहीं बैठकर वो उसको विभाजित करता है। जैसे चित्र में देखिए, ये ए बिंदु है, इस बार बी पहले मान लिया, पिछले चित्र में बी वहाँ था, पी इनके ऊपर था, इस बार हमने बी यहाँ मान लिया और पी आगे कहीं मान लिया, या तो इस बी के आगे हो सकता है या ए से पहले हो सकता है, हमने आगे मान लिया और बिल्कुल उसी तरीके से इस पर लंब डाला वगैरह वगैरह किया। ये डेरिवेशन में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसको मत देखो, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट की शुरुआत है, अभी से आप डेरिवेशन देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर आपको ये सूत्र कठिन लगने लग जाएंगे। अभी आप सिर्फ सूत्र याद रखो, जब आप इन सूत्र में सवाल करने में बिल्कुल पारंगत हो जाओ तो उसके बाद आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये डेरिवेशंस कर सकते हो। यहाँ पर भी x का फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2, यानी बिल्कुल ये वही चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ प्लस की जगह क्या है, माइनस है। जो अंतः विभाजन का फॉर्मूला था, वापस चलते हैं ऊपर, देखिए ये देखिए अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला था, अंतः विभाजन के फॉर्मूले में प्लस था और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है। सिर्फ यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2। ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि इस बार विभाजन बिंदु बाहर है, तो बाहर तक पूरी रेखा में से अंदर वाली जो पार्ट उसको घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास एग्जैक्ट रेखा आएगी। तो ये x का फॉर्मूला हो गया। और y के फॉर्मूले में इसी प्रकार से m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे में m1 माइनस m2, जो x वाले में है वही y वाले में है, बस x में x1 x2, y में y1 y2, और m1 m2 भी सेम है, प्लस की जगह दोनों में क्या है, माइनस। तो इस प्रकार दोनों को मिला के पहले x का फिर y का, तो p का जो अभीष्ट निर्देशांक है, यहाँ पर p है बाह्य विभाजन m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2, और y का हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे में m1 माइनस m2। स्टूडेंट, जब आप इन सवालों को करोगे, इन सूत्रों को बार बार लिखोगे, तो शुरू में आप कन्फ्यूज़ होगे थोड़ी, क्योंकि बार बार m1 x2 m2 x1 हर सूत्र में यही आ रहा है, तो आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप m1 x2 में कन्फ्यूज़ ना होकर के ये आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 का खेल है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद एक विशेष स्थिति है, पिछली बार भी थी मूल बिंदु की। यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, यानी अगर बिंदु P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का भाग जहाँ से दो बराबर टुकड़े हों। जब दो बच्चे रोते हैं तो उनको कोई चीज़ बांट के देते हैं, तो बिल्कुल बीच में से काट के देते हैं मध्य बिंदु से, वही क्या होता है, मध्य बिंदु। तो बिंदु P, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात P AB को 1:1 में विभाजित करें। मध्य बिंदु का मतलब बराबर भाग, तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएंगे, 1:1। तो 1:1 में विभाजित करता हो तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये कैसे किए, देखो जो अंतः विभाजन का सूत्र था उसमें m1 और m2 दोनों क्या हो गए, 1-1 हो गए। तो जब दोनों 1-1 हो गए तो जब आप उनको रख के सॉल्व करोगे तो बट्टे में m1 प्लस m2 था, दोनों 1-1 थे तो 2 हो गए, ऊपर दोनों की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x1 प्लस x2 आ गया। तो यहाँ पे आप x2 पहले लिखो, x1 बाद में लिखो, एक ही बात है, आप 1-2 कर सकते हो। और यहाँ पे भी y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये अंतः विभाजन के बिंदु थे। जब मध्य बिंदु हो तो इस तरह से ये सूत्र होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ठीक है। अब ये देखो, ये बात है, ये मैच करती है एवरेज से। जब आप किसी दो चीज़ों का एवरेज निकालते हो तो वहाँ पे भी आप क्या करते हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हो। तो मध्य बिंदु एक तरह से एवरेज बिंदु ही होता है दोनों को जोड़ के बट्टे 2 का भाग लगा दो। मध्य बिंदु का सूत्र जो है वो अंतः विभाजन से लिया गया, बाह्य विभाजन से क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मध्य बिंदु अगर है तो वो उस रेखा के ऊपर ही होगा, बाह्य विभाजन में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो रेखा के बाहर होता है, तो मध्य बिंदु हो ही नहीं सकता।
तो इसीलिए यहाँ पर मध्य बिंदु में हमेशा अंतःविभाजन का सूत्र में m1 m2 की जगह 1 1 रख के सॉल्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद टिप्पणी है। टिप्पणी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। अंतःविभाजन सूत्र से बाह्य विभाजन सूत्र प्राप्त करने के लिए m1 या m2 का चिन्ह ऋण कर देते हैं। पहली बात तो वही है, अगर आपको अंतःविभाजन का सूत्र पता है, बाह्य विभाजन का लिखना है, तो आप सीधे सीधे क्या करो, m1 और m2 का चिन्ह ऋण कर दो, यानी कि उनका जो निशान है वो बदल दो। ठीक है, यदि बाह्य विभाजनों में m1 का मॉड्यूलस ग्रेटर देन m2 हो तो विभाजन बिंदु b के दाईं ओर, यानी अगर m1 है वो m2 से ज़्यादा है तो विभाजन तो b के दाईं ओर होगा, और अब b से दाईं ओर रेखा तो b तक ही है, तो ये रेखा AB को जब आप आगे बढ़ाओगे तब प्राप्त होगा। और इसी प्रकार अगर m1 छोटा है m2 से तो विभाजन बिंदु रेखा A के बाईं ओर होगा। यानी यहाँ पर जो अनुपात है, अगर पहला मान अनुपात का बड़ा है तो रेखा B के आगे होगा, और अगर दूसरा मान बड़ा है तो रेखा B से पहले होगा। बस ये बात बता रखी है। तीसरा पॉइंट है, यदि बिंदु PXY रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लैम्डा, ये वर्ड वापस आ गया। जब मैंने आपको रेखाओं के कुल के समीकरण बताए थे, दो रेखाओं की लंबवत या समीकरण निकालनी बताई थी अलग अलग रेखाओं से, तब मैंने लैम्डा का उपयोग किया था। तो यहाँ पर भी आपको लैम्डा का प्रयोग करना है। कब करना है? जब आपको लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए, यदि आपको सब कुछ दिया हुआ हो और आपको अनुपात ही ज्ञात करना हो, कई बार सवाल में, प्रश्न में ऐसी स्थिति आती है कि आपको सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लैम्डा अनुपात 1 आपको मानना है, क्योंकि अनुपात में 2 वैल्यू होती हैं, 2 वैल्यू मान के समीकरण सोल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप अनुपात हमेशा आपको क्या मानना है, लैम्डा अनुपात 1। तो लैम्डा अनुपात 1 में क्या होगा कि लैम्डा तो जाएगा m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर इसको अनुपात मान के आप अंतःविभाजन का सूत्र जो लगाओगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो m1 लैम्डा था, x2 प्लस m2 1 था और x1, तो ये आपको सूत्र लैम्डा का लगाना है। इस सूत्र को ध्यान से देखो, ये अंतःविभाजन का ही सूत्र है, बस उस सूत्र में m1 की जगह लैम्डा रख दिया और m2 की जगह 1 रख दिया। इस प्रकार से ये सूत्र आप कर सकते हो। तो याद रखना, जब भी आपको अनुपात निकालना हो, आप हमेशा उस अनुपात को लैम्डा अनुपात 1 मानोगे, और या इस सूत्र की मदद से आप उसके लैम्डा का मान निकाल के अनुपात निकाल आराम से सकते हो। ये सूत्र वही है अंतःविभाजन का, बस m1 की जगह लैम्डा और m2 की जगह 1 रख दिया। अब देखो नीचे लिखा हुआ है, लैम्डा को प्राचल मानते हुए x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक को उपरोक्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी लैम्डा को आप प्राचल मानो, प्राचल का मतलब जिसके चारों तरफ जो है समीकरण चलती है, तो लैम्डा को आप इक्वेशन मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा क्या है ये भी मैंने बताया था। आपने ABCD सुनी होगी अपनी इंडियन की, उसी तरह से ग्रीस देश में ग्रीक भाषा की एक ABCD होती है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, नीटा, बीटा, कई वर्ड होते हैं जो हम साइंस में और मैथमेटिक्स में यूज़ लेते हैं। अल्फा कण आपने साइंस में पढ़ा होगा, बीटा कण, गामा कण, इस तरह से आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहीं से हमने ये लैम्डा उठाया। ग्रीक भाषा की ABCD शायद मेरे हिसाब से विश्व की ऐसी ABCD है जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर हैं, तो वहाँ से ये उठाना बिल्कुल आसान होता है। तो ये लैम्डा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र थे अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के। अंतःविभाजन से मध्य का सूत्र भी निकला था, उसके नीचे उदाहरण है, आप अपनी बुक के उदाहरण आप करना। उदाहरण मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आपको अलग से, आप कहोगे तो करा दूंगा, बाकी उदाहरण आपको खुद करने हैं। तो ये था हमारा विभाजन का सूत्र। उसके बाद आपकी जो प्रश्नमाला है, जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको करके देखना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा आपको कमेंट में बताना है, मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। याद रखना, अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो उसी क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्विस्ट होगा जो उस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष बनाता है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जब भी आप प्रैक्टिस करो, अपने नोटबुक के हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके ज़रूर देखो। ठीक है, कई बार सॉल्व करके देखो। ये हो गया। उसके बाद विविध है, विविध का मतलब जिसमें 9.1 और 9.2 दोनों में से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। मैं इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कहोगे तो, अदरवाइज आपको ये अपना आप ही करना है। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर वापस से यही सूत्र दिए हुए हैं। शुरू में ये थोड़ा सा फॉन्ट के मिसमैच की वजह से ऐसा हो गया, तो ये आपको लिखा हुआ है, माना बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र। ये बीच की दूरी का सूत्र है, पहले आया था। दोनों के x के मान घटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों के y के मान घटा दो, स्क्वायर कर दो, √= PQ। और या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि दोनों x का अंतर, या x को भुज बोलते हैं तो भुजों का अंतर, और दोनों y का अंतर यानी y को कोटि बोलते हैं तो कोटियों का अंतर का स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल लो, वही दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। फिर अंतःविभाजन का सूत्र है, जो भी अपन ने पढ़ा था वही है। ये x का और ये y का, दो अलग अलग हैं। जब आप बिंदु ज्ञात करोगे तो दोनों ज्ञात करके दोनों को एक साथ आपको लिखना है। फिर बाह्य विभाजन के सूत्र सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है।
बिंदुओं ए के मिलान में रखा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु जब है तो दोनों अनुपातों का मान 1 1 रख दो। यहाँ पर 1 1 रखोगे तो अंतःविभाजन वाले में जब 1 1 रखोगे तो 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये x1 प्लस x2 बट्टे 1, y1 प्लस y2 बट्टे 1। यहाँ पर देखो 2 पहले लिया हुआ है, 1 बाद में लिया हुआ है, प्लस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे पहले कोई भी लो बाद में कोई भी लो, इस तरह से। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है या x निर्देशांकों का योग y निर्देशांकों का योग, ये एक अलग फॉर्मूला है, ये इसी तरह से निकाल सकते हो, लेकिन ये हार्ड पड़ेगा, आप ऊपर वाला ही ध्यान रखना, वही आपके काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे रखे हैं। आप जब क्वेश्चन करोगे तो पीछे से आंसर देख के मैच कर लो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का क्लास 10th का जो चैप्टर था वो इतना ही है। पिछले में पार्ट 1 था, इस बार पार्ट 2 है, फाइनल पार्ट है। कोऑर्डिनेट वैसे तो 11th क्लास से शुरू होती थी, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन इन्होंने 10th में ही डाल दिया, ताकि आपको आप जब 11th में आओ तो आपके पास एक बेस आपका बना रहे और आपको आगे कोऑर्डिनेट पढ़ने में मजबूत रहे। याद रखिए, कोऑर्डिनेट एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बट अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो यही सब्जेक्ट सबसे हार्ड बन जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में गणित के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सभी दोस्तों को। कुछ भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। मेरी बोली हुई हर एक बात पे आप जरूर गौर करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।